क्रिस्टोफर कोलंबस एक स्वयं शिक्षित व्यक्ति था, लेकिन उसमें साहसिक कार्य करने और नाम कमाने की उत्कृष्ट इच्छा थी। भविष्यवाणियों में विश्वास करते हुए वो ये मानता था कि उसके भाग्य में पश्चिम की ओर से यात्रा करते हुए पूर्व की ओर जाने का रास्ता खोजना लिखा है। वो कार्डिनल पियर डीएली द्वारा 1410 में लिखी गई खगोल शास्त्र और भूगोल की पुस्तक इमेगो मुंडी से बहुत प्रभावित था। उसने इस संबंध में पुर्तगाल के राजा के समक्ष अपनी योजनाएं प्रस्तुत की, लेकिन वे मंजूर नहीं हुई। पर सौभाग्य से स्पेन के प्राधिकारियों ने उसकी एक साधारण सी योजना स्वीकार कर ली और वो उसे पूरा करने के लिए 3 अगस्त 1492 को पालाउस के पत्तन से अपने अभियान पर जहाज द्वारा रवाना हो गया। लेकिन कोलंबस और उसके साथ ही अनुमान से अधिक चलने वाली अटलांटिक यात्रा के लिए तैयार नहीं थे। उनका बेड़ा छोटा सा था, जिसमें सेंटा मारिया नाम की एक छोटी नाव और 2 कैरेवल यानी छोटे हल्के जहाज पिंटा और नीना थे। सेंटा मारिया की कमान स्वयं कोलंबस के हाथों में थी। उसमें 40 कुशल नाविक थे। यात्रा पर जाते समय अनुकूल हवाओं के सहारे उनका बेड़ा आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन रास्ता लंबा था। 33 दिनों तक बेड़ा तैरता हुआ आगे की ओर बढ़ता गया, मगर दूर दूर तक कोई भी तट दिखाई नहीं दिया। ऊपर आकाश था तो नीचे समुद्र। अब उसके नाविक बेचैन हो उठे और उनमें कुछ तुरंत वापस चलने की मांग करने लगे। आखिर 12 अक्टूबर 1492 को उन्हें जमीन दिखाई दी, जिसे कोलंबस ने भारत समझा, लेकिन वो स्थान बहामा द्वीप समूह का गुआनाहानी द्वीप था। कहा जाता है कि इस आइलैंड को बहामा नाम कोलंबस द्वारा दिया गया था, क्योंकि यह द्वीप चारों ओर से छिछले समुद्र से घिरा हुआ था, जिसे स्पेनिश में बाजा मार कहते हैं। गुआनाहानी में इस बेड़े के नाविकों का अरावाक लोगों ने स्वागत किया। अरावाक लोग शांति प्रिय थे। उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अपना खाने पीने का सामान नाविकों के साथ मिल बांट कर खाया। हालांकि कोलंबस उनकी इस उदारता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने इस बारे में अपनी रोजमर्रा की डायरी में लिखा था, वे इतने ज्यादा उदार और सरल स्वभाव के लोग हैं कि अपना सब कुछ देने को तैयार हैं। वे कभी इनकार नहीं करते, बल्कि वे सदा बांटने को तत्पर रहते हैं और इतना अधिक प्यार जताते हैं कि मानो उनका प्यार भरा कलेजा ही बाहर आ जाए। कोलंबस ने गुआनाहानी में स्पेन का झंडा गाड़ दिया। उसने इस द्वीप का नया नाम सैन सैल्वाडोर रखा। वहां उसने एक सार्वजनिक उपासना कराई और स्थानीय लोगों से बिना पूछे ही अपने आप को वायसराय घोषित कर दिया। उसने एक बड़े द्वीप समूह क्यूबाना स्केन तक आगे बढ़ने के लिए इन स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त किया। हालांकि सोना तत्काल उपलब्ध नहीं था, लेकिन खोजकर्ताओं ने सुन रखा था कि सोना इसी आइलैंड के भीतरी क्षेत्र के पहाड़ियों की जलधाराओं में मिल सकता है। लेकिन कोलंबस और उसके साथी इस संबंध में आगे कुछ करते उससे पहले ही उनका यह अभियान दुर्घटनाओं में फंस गया और खूंखार कैरिब कबीलों की प्रचंडता का भी उन्हें सामना करना पड़ा। नाविक जल्दी से जल्दी घर लौटने के लिए अधीर हो गए और वापसी की यात्रा अधिक कठिन साबित हुई, क्योंकि जहाजों को दीमक लग गई थी और नाविकों को थकान व घर की याद सताने लगी थी। इस संपूर्ण यात्रा में कुल 32 सप्ताह लगे। आगे चलकर ऐसी और 3 यात्राएं आयोजित की गईं, जिनके दौरान कोलंबस ने बहामा, ग्रेटर एलेंटीज, दक्षिणी अमेरिका की मुख्य भूमि और उसके तटवर्ती इलाकों में अपना खोज कार्य पूरा किया। परवर्ती यात्राओं से यह पता चला कि इन स्पेनी नाविकों ने इंडीज नहीं बल्कि एक नया महाद्वीप ही खोज निकाला था। कोलंबस की विशेष उपलब्धि ये रही कि उसने अनंत समुद्र की सीमाएं खोज निकाली और ये करके दिखा दिया कि यदि 5 सप्ताहों तक व्यापारिक हवाओं के साथ साथ यात्रा की जाए तो पृथ्वी के गोले के दूसरी ओर भी पहुंचा जा सकता है। अक्सर जगहों को उनके खोजने वालों के अनुसार नाम दिया जाता है। इसलिए यह एक अजीब सी बात है कि कोलंबस की याद में अमेरिका महाद्वीप को नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के एक छोटे से जिले में और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित एक देश का नाम कोलंबस के नाम पर रखा गया, जिसका नाम है कोलंबिया, जबकि वो उन दोनों इलाकों में से किसी एक में भी नहीं गया था। उसके द्वारा खोजे गए 2 महाद्वीपों उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का नामकरण फ्लोरेंस के एक भूगोलवेत्ता अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर रखा गया, जिसने उनके विस्तार का अनुभव किया और उन्हें नई दुनिया के नाम से संबोधित किया। अमेरिका नाम का प्रयोग सर्वप्रथम एक जर्मन प्रकाशक द्वारा 1507 में किया गया था।